हेलो दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है कि 17 अगस्त से जो है आरआरबी रेलवे ग्रुप डी के जो एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके हैं। तो रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा शुरू हो गई है। तो रेलवे ग्रुप डी के किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं एग्ज़ाम में, सामान्य अध्ययन का इस पोस्ट में सारी जानकारी यानी जीके से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं उन सभी क्वेश्चन को हम फर्स्ट शिफ्ट वन शिफ्ट टू दोनों को ही कंपाइल करके लेकर आए हैं। तो मैं वन बाय वन सारे क्वेश्चन आपको वर्बली बोलूँगा, देन आपको याद करने में भी हेल्प करेंगे। ओके। तो पहला जो क्वेश्चन आया था, वर्ल्ड चैम्पियनशिप 2021 में कुश्ती में रजत पदक किसने जीता है। तो 2021 की अगर हम बात करें तो 2021 में जो कुश्ती में रजत पदक जीता है, 2021 में जो कुश्ती में रजत पदक, किसमें, कुश्ती में जो रजत पदक जीते हैं, अंशु मलिक नाम है उनका। ठीक है। तो अंशु मलिक जी ने, यानी कि कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में, तो आप इस चीज़ को लेके प्रिपेयर चले। और 2021 से पूछे जा रहे हैं, यानी कि पिछले साल का भी आपको कुछ जो चैम्पियनशिप हुए हैं या जो भी गेम हुए हैं उनके याद करने पड़ेंगे। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन यही था कि अंशु मलिक जी कि 2021 में कुश्ती चैम्पियनशिप किसने जीता। ओके। देन इसके बाद आया था चलो लोकू महोत्सव। मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, ये हमारा पहला है। दूसरा हमारा है चलो लोकू, चलो लोकू महोत्सव, यानी कहीं ना कहीं फेस्टिवल से रिलेटेड क्वेश्चन भी पेपर में आ रहे हैं। किस राज्य में मनाया जाता है। चलो लोकू महोत्सव जो है अरुणाचल प्रदेश में, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख देता हूँ यहाँ पे एपी। तो जो चलो लोकू महोत्सव है ये आपका जो है अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश का सबसे रंगीन त्यौहार चलो लोकू है। ठीक है। यह एक फसल से रिलेटेड त्यौहार है। धान के फसल की कटाई के बाद और नई झूम खेती के शुरू करने के ठीक पहले त्यौहार को तीन शब्दों से मिला है। च का अर्थ है धान, लोक जिसका अर्थ है ऋतु, और लोकु जिसका अर्थ है त्यौहार। ठीक है। तो च का अर्थ धान है, ल का अर्थ जो है, लो का जो अर्थ है ऋतु है, एंड लोकु का जो अर्थ है वो त्यौहार है। ठीक है। तो एग्जैक्टली चलो लोकु जो त्यौहार है अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। इसके बाद जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि पेरियार नदी किस राज्य से निकलती है। पेरियार नदी, पेरियार नदी की अगर हम बात करें, मेंशन कर देता हूँ, पेरियार नदी की बात की जा रही है। तो पेरियार नदी जो है हमारा केरल, कहाँ पे, केरल पे, केरल से निकलती है। तो पेरियार नदी यानी कि नदी से रिलेटेड क्वेश्चन भी आ रहा है, तो आप मोस्टली जितनी भी फेमस नदियाँ हैं उनका याद करके जाइए कि कौन कहाँ से निकलती है, ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम ना हो। प्रथम पंचवर्षीय योजना के समय आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना, तो हम 4 क्वेश्चन की बात करें तो पंचवर्षीय योजना, तो प्रथम जो हमारा पंचवर्षीय योजना था, प्रथम पंचवर्षीय, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना के समय जो था पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। तो याद रखिएगा प्रथम पंचवर्षीय योजना के समय जो अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और आपको ये भी याद रखना होगा कि प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चला था। तो 1 अप्रैल 1951 से लेकर 31 मार्च 1956 तक चला था। ठीक है। इसके बाद पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम भारत के किस राज्य में लागू किया गया था। तो ये आपको पता ही हो, पंचायती राज व्यवस्था जो है राजस्थान में मोस्टली जो है पहले लागू किया गया था, राजस्थान के नागौर ज़िले से। हाँ, ये चीज़ याद रख लीजिएगा किस ज़िले से। तो हमारा जो पहला पंचायती राज बना था राजस्थान के नागौर ज़िले से। ठीक है। तो राजस्थान के नागौर ज़िले से
हुआ था। इसके बाद विद्युत मोटर का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? तो विद्युत मोटर का जो प्रयोग है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने के लिए किया जाता है। तो विद्युत मोटर जो भी होता है, यानी कि एक तरह से हम जो बात कर रहे हैं जनरेटर की बात कर रहे हैं, तो विद्युत ऊर्जा को परिवर्तन करने के लिए विद्युत मोटर का प्रयोग किया जाता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके बाद जो है आपका वर्ल्ड चैंपियनशिप 2021 में कुश्ती के रजत पदक विजेता, तो कुश्ती में जो रजत पदक थे दोबारा रिपीट हो गया, अंशु मलिक ही है। ओके, देन इसके बाद जो है पहली बार 1952 में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की गई थी? केंद्रीय CSO, तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा किया गया था। तो जैसे कि हम डिस्कस कर रहे थे कि एग्जैक्टली जो है पहली बार 1952 में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा किया गया था? तो एग्जैक्टली केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में CSO भी कहते हैं, इनके द्वारा जो है प्रथम राष्ट्रीय आय की गणना किया गया था। देन इसके बाद जो क्वेश्चन आया था कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भारत में कहाँ पाया जाता है? तो इसका जो इजी और शॉर्ट आंसर है, आपको याद रखने कौन सा वन कहाँ पाया जाता है, तो मैं बता देता हूँ कि सदाबहार जो वन है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन मेघालय में पाया जाता है। मेघालय में पता है, एक तरह से देखा जाए तो मॉडरेट एग्जाम आ रहे हैं, आप थोड़ा बहुत अच्छे से प्रिपेयर करेंगे और जो पॉइंट की चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें, उनको सही से अगर रिमेंबर रखते हैं तो आपको एग्जाम करने में GK एंड GS में कोई प्रॉब्लम उतना नहीं होगा। देन इसके बाद एक क्वेश्चन आया था कि अनंत नागेश्वर राव से पहले, ठीक है, भारत के आर्थिक सलाहकार कौन थे? आर्थिक सलाहकार जो थे कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम थे, ठीक है। देन उसके बाद कानून तोड़ने के लिए 1930 में कौन सा आंदोलन हुआ था? तो दांडी मार्च जो है चलाया गया था। कौन सा आंदोलन? दांडी मार्च। ठीक है, तो कानून तोड़ने के लिए जो है नमक का कानून जो तोड़ा गया था कि अंग्रेजी बना सकते हैं, इंडियन नहीं बना सकते हैं, तो उसके लिए जो है नमक कानून तोड़ा गया था और उसको दांडी मार्च के नाम से जाना जाता है। देन इसके बाद एक साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, GS से रिलेटेड। तो भूमि में जल के रिसाव को प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसको इन्फ्लिट्रेशन कहा जाता है, इन्फ्लिट्रेशन, ठीक है। देन इसके बाद जो हमारा अगला सवाल आया है, ओके, तो वर्तमान में नए लोकपाल किसे बनाया गया है? तो करंट से रिलेटेड भी आ रहे हैं कि अभी जो हमारे वर्तमान में लोकपाल है कौन है? तो प्रदीप कुमार मोहंती हैं। कौन है? प्रदीप कुमार मोहंती। प्रदीप कुमार मोहंती, ये हमारे जो है करंट में अभी लोकपाल है। तो यानी करंट से जो भी पोस्ट अभी बदले गए हैं, जो भी नए पोस्ट पे अभी तब्दील हुए, तो आप उनके भी जो है करंट अफेयर जरूर याद कर लें इसके लिए। देन अगला क्वेश्चन की हम बात करें तो ये थोड़ा GS से रिलेटेड है कि फोटोग्राफी में मुख्य रूप से किसका प्रयोग किया जाता है? तो सिल्वर ब्रोमाइड का जो प्रयोग है फोटोग्राफी के लिए किया जाता है, सिल्वर ब्रोमाइड, इसका प्रयोग जो है हम फोटोग्राफी के लिए करते हैं, ठीक है। तो सिल्वर ब्रोमाइड का जो प्रयोग है वो फोटोग्राफी के लिए किया जाता है। देन इसके बाद एक क्वेश्चन आया था कि लार का pH मान क्या होता है? तो लार का जो pH मान होता है वो 6.8 होता है। क्या होता है? लार का जो pH मान होता है 6.8 होता है। तो ये भी आप ध्यान रखें, लार के जितने भी pH मान के जो भी होते हैं, नींबू का pH मान हो गया, ब्लड का हो गया, ठीक है, तो इन सभी के pH मान, टमाटर का pH मान हो गया, तो इन सभी के pH मान को आप एक बार रिमेंबर जरूर कर ले, देख ले, एक बार इस पर नज़र डाल ले। अगर आपने पहले से ही रिमेंबर कर रखा है तो अच्छी बात है, जिन्होंने रिमेंबर नहीं किया तो pH मान से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ रहे तो आप इसको पहले से ही प्रिपेयर करके जाएं। देन इसके बाद जो क्वेश्चन आया था पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड, ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड जो क्वेश्चन आया था मैं बता देता हूँ क्या है। पीरियोडिक टेबल में क्या था कि पीरियोडिक टेबल में पूछा गया था कि जो न्यूलैंड थे, ठीक है, दूसरे पीरियोडिक टेबल को बनाने वाले, तो उनका जो सिद्धांत था वो अष्टक सिद्धांत था।
ठीक है। तो पूछा गया ये था कि उन्होंने जो पीरियोडिक टेबल बनाया था, तो पहला एलिमेंट एंड लास्ट का एलिमेंट क्या था। तो पहले एलिमेंट की बात की जाए तो हाइड्रोजन था, और लास्ट का एलिमेंट जो था वो थोरियम था। तो अगर हम इसकी बात करें, पीटी में लिख देता हूँ शॉर्ट फॉर्म पीरियोडिक टेबल का, तो पहला एलिमेंट जो था हाइड्रोजन, एंड जो लास्ट का एलिमेंट था दूसरा, या लास्ट कह लेते हैं हम, लास्ट लिख लेते हैं यहाँ पे ताकि आपको याद रहे, ठीक है, थोरियम था। ठीक है। तो पहला और लास्ट का जो एलिमेंट था, पहला हाइड्रोजन था, लास्ट का थोरियम था। तो देख रहे हैं कि जीएस से भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। देन इसके बाद जो एक फुल फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन भी आया था, तो उसमें पूछा गया था कि एड्स का फुल फॉर्म बताएं। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है एड्स का, एक्यूरेट इम्यूनो डिफिशेंसी सिंड्रोम। ठीक है, एक्यूरो इम्यूनी डिफिशेंसी सिंड्रोम। तो आप इसको याद कर ले, और भी बीमारी से रिलेटेड जैसे कि टीबी का हो गया। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के आप जो है शॉर्ट फॉर्म को फुल फॉर्म रिमेंबर रखें कि क्या कहते हैं। मिलता जुलता ही देंगे, लेकिन कुछ ना कुछ उसमें डिफरेंट होगा, आपको राइट पहचानने में काफ़ी कन्फ्यूजन होगा, तो इसलिए इसको याद करके ही जाएं इस तरह के शॉर्ट फॉर्म को। ठीक है। इसके बाद जो है साइंस से रिलेटेड एक और जीएस से रिलेटेड क्वेश्चन आया था कि ओम का सूत्र क्या है। ओम की अगर हम सूत्र की बात करें, ठीक है, तो ओम का जो आपका सूत्र होता है V इज इक्वल टू, ओम का सूत्र होता है V इज इक्वल टू IR। ठीक है, ओम का जो सूत्र होता है V इज इक्वल टू IR। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आए नोबेल पुरस्कार से रिलेटेड, तो मैं वो भी बता देता हूँ। अभी फ़िलहाल जो पूछा गया है 17 अगस्त को कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम में ग्रुप डी के, उसमें पूछा गया है कि सीवी रमन, ठीक है, सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार को कब दिया गया था। तो अगर आपको इसका आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं भी बता देता हूँ, कोई सुनिए। तो सीवी रमन को जो नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ये 1930 में दिया गया था, 1930 में दिया गया था। ठीक है, तो आप इसको याद रख ले। और भी नोबेल पुरस्कार से रिलेटेड या कुछ ऐसी जो लगता है कि एग्ज़ाम में आ सकता है, आप उनके डेट भी याद कर सकते हैं। अब कुछ ऐसे क्वेश्चन भी है जिनकी उम्मीद नहीं भी है, फिर भी एग्ज़ाम में आ गए हैं, जैसे कि 2021 में बाल साहित्य पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिया जाता है, या कितनी भाषाओं को दिया जाता है। तो ये टोटल जो है, टोटल 22 भाषाएं हैं, 22 भाषाएं हैं जिनको साहित्य पुरस्कार दिया जाता है बाल साहित्य में। ठीक है, तो ये 22 भाषा हैं। देन इसके बाद जो है विटामिन डी का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो विटामिन डी का जो वैज्ञानिक नाम है कैल्सीफेरोल है। ठीक है, विटामिन डी का जो वैज्ञानिक नाम है, साइंटिफिक नेम जिसे कहते हैं, तो कैल्सीफेरोल है। तो आप ये भी, और कोई विटामिन ए या विटामिन बी को क्या कहते हैं, इनका भी आप रिमेंबर एक बार करके जाएं। फिर एक जो है उत्सव से रिलेटेड जो है एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जल्लीकट्टू भारत के किस राज्य का एक पारंपरिक बैल उत्सव है। तो इसके आंसर दो हो सकते हैं। अब देखना होगा आपको कि ऑप्शन में कौन सा आंसर आपको दिया जाता है, ज़रूरी नहीं कि अब ये रिपीट ही होगा, लेकिन मैं बता देता हूँ तमिलनाडु एंड आपका जो है कर्नाटक। ठीक है, तो तमिलनाडु एंड कर्नाटक में जो है, ठीक है, पारंपरिक बैल उत्सव मनाया जाता है। और इसके अलावा आप अदर फेस्टिवल रिमेंबर करके जाएं ज़रूर कि कौन सा फेस्टिवल किस स्टेट में मनाया जाता है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन था ब्लड से रिलेटेड है कि रक्त का थक्का बनाने के लिए से संबंधित कौन सा विटामिन होता है। ठीक है, तो विटामिन के जो होता है रक्त का थक्का बनाने में काफ़ी हेल्प करता है। विटामिन के, मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, वी से विटामिन और के से विटामिन के। ठीक है, तो विटामिन के जो होता है रक्त का थक्का बनाने में काफ़ी हेल्प करता है। इसके अलावा जो विश्व आर्द्र भूमि दिवस किस तिथि को मनाया जाता है।
तो विश्व आर्द्र भूमि दिवस जो है आपका ये 2 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। ठीक है, तो ये 2 फैब को जो है विश्व आर्द्र भूमि दिवस आपका मनाया जाता है। ओके, तो इसके बाद जो है भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन जो है समुद्रगुप्त को कहा जाता है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ठीक है, तो भारत का नेपोलियन जो है समुद्रगुप्त को कहा जाता है। इसके बाद फिर से पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछ लिया केमिस्ट्री से। तो उसमें पूछा गया था कि हीलियम का ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? तो इसका सीधे आंसर है कि शून्य का आविष्कार भारत ने किया, तो इसका आंसर भी शून्य है। तो हीलियम का ऑक्सीकरण जो संख्या होता है वो शून्य होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण का मान कितना होता है? तो आपतन एंड परावर्तन कोण का जो मान होता है वो 30 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का? 30 डिग्री का होता है। ठीक है, देन इसके बाद हम अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पर्दे पर कैसा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? तो आप देख भी पा रहे हैं कि रिफ्लेक्शन से रिलेटेड और प्रतिबिंब से रिलेटेड जो है क्वेश्चन आपके आ रहे हैं। तो पहला चीज़ है कि पर्दे पर जो प्रतिबिंब बनता है, पहली चीज़ उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है? उल्टा एंड वास्तविक। तो उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब जो है पर्दे पर बनता है। परमाणु क्रमांक बढ़ने पर परमाणु त्रिज्या और संयोजी इलेक्ट्रॉन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो एग्जैक्टली जो है वो बढ़ेगा। ठीक है, तो संयोजी जो इलेक्ट्रॉन है पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वो बढ़ेगा। इसके अलावा जो है बिजली के बल्ब का फिलामेंट पतला और लंबा क्यों होता है? ताकि हाई रेजिस्टेंस, उच्च प्रतिरोध के कारण, ठीक है, पतला होता है और लंबा होता है ताकि उस पर उच्च प्रतिरोध बन सके। ठीक है, तो ये आपके जो थे फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन थे। अब हम जो डिस्कशन करने वाले सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन को डिस्कशन करने वाले। तो सेकंड शिफ्ट में जो पहला क्वेश्चन आ गया था वो पॉलिटी से रिलेटेड आ गया था। तो पूछा गया था कि आर्टिकल 51A मूल कर्तव्य संविधान के किस भाग में? तो आपको पता है कि जैसे कि 51, ठीक है, 51A को हम भाग 4 के A में रखते हैं। ठीक है, ना कि भाग 4 में है। इतना चीज़ का ध्यान दीजिएगा, भाग 4 का में है। ठीक है, ये वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है तो मैं इसमें अभी फर्स्ट शिफ्ट का ही रखता हूँ। सेकंड शिफ्ट के लिए जो मैं दूसरा अलग से वीडियो बना देता हूँ ताकि आपको शॉर्ट वीडियो मिलते रहें, छोटे वीडियो मिलते रहें और आपको देखने में भी अच्छा लगे। तो आपको ये कैसा लगा, ये आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा है, प्लीज़ कमेंट करें। अगर ऐसे ही और वीडियो चाहते हैं प्लीज़ कमेंट करके मुझे बता दें। मैं सभी शिफ्ट के से रिलेटेड जो है वीडियो बना दूंगा। एंड आपको अगर और वीडियो चाहिए, नोटिफिकेशन मिलता रहेगा आपको टाइम पे, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स।